औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी, आप देख रहे हैं डॉग डिकोड। आज हम पाकिस्तानी माशरे के एक बहुत ही हसास पहलू पे आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसे कत्ल की या एक ऐसे मौत का वाक़या आपको सुनाने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान की सोसाइटी को हिला कर रख दिया है। ये वाक़या है पंजाब के शहर झंग का, जहाँ 17 साला इशाल फातिमा मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में रहने के बाद आखिरकार जा बहक हो गई। लेकिन इशाल फातिमा की मौत जो है सिर्फ इशाल फातिमा की मौत नहीं है, बल्कि इस सोसाइटी के हवाले से बहुत से सवालात खड़े कर गई। वाक़या क्या है, ये सुनने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि डॉग डिकोड को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स में इजहार करें और अपनी सोसाइटी के हवाले से इस अहम वाक़ये को यकीनी तौर पर ख़ास तौर पर याद रखें और इसके हवाले से सबक हासिल करें। सवाल है कि इशाल फातिमा को कत्ल किया गया या उसका इंतकाल हुआ। इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए जब आप पूरे वाक़ये को देखते हैं तो मालूम होता है कि इशाल फातिमा के घर वालों ने एक शख्स पे बहुत एतमाद किया और यह एतमाद ही था जिसने इशाल फातिमा को मौत की वादी में पहुंचा दिया। 4 नौजवान जिनका इशाल फातिमा के साथ दोस्ती थी। वाक़ये की तहकीकात के बाद मालूम होता है कि वो नौजवानों का उसके घर में आना जाना था। कहने को ये एक ऐसा माशरे के ऐसा घराना था जो कि मॉडर्न कहलाता था, जो कि सेकुलर कहलाता था। ये एक ऐसे घराने की कहानी है जिसमें लड़कियों को आज़ादी देना उस माशरे का हुस्न समझा जाता है और ये बात मानी जाती है कि हम तंग नज़र नहीं हैं, लिहाजा उस लड़की को भी इसी तरह की आज़ादी दी गई। इसमें इशाल फातिमा 17 साल बच्ची, उसकी दोस्तियाँ होती हैं 4 नौजवानों से। वो 4 नौजवानों में एक ऐसा होता है जिसका घर में बहुत ज़्यादा आना जाना होता है। उस रात भी, उस शाम भी, बल्कि ऐसा होता है कि इशाल फातिमा के घर एक नौजवान आता है। इशाल फातिमा उसके साथ जाती है। घर वालों को मालूम होता है कि ये अक्सर इसके साथ जाती है, अक्सर घूमती फिरती है और आ जाती है, लिहाजा इसी तरह वो इशाल फातिमा उसके साथ जाती है। ना सिर्फ ये होता है बल्कि ये भी था कि इशाल फातिमा उसके साथ दूसरे शहरों में भी चले आया करती थी, लिहाजा घर वाले बहुत मुतमईन थे। लेकिन उस शाम कुछ और ही हुआ। इशाल फातिमा चली गई उनके साथ और उसके बाद उसका घर वालों से राब्ता मुनक़ता हो गया। शाम गुजरी, रात आई, रात गुजरी, सुबह हो गई। इशाल फातिमा से कोई राब्ता नहीं हो सका। फ़ोन करते रहे घर वाले, लेकिन इशाल फातिमा का फ़ोन बंद जाता रहा। जब दिन गुजरते चले गए तो तशवीश बढ़ती चली गई। वो नौजवान जिसके साथ इशाल फातिमा गई थी उससे भी कोई राब्ता नहीं हो रहा था। घर वाले फ़ोन पे फ़ोन किए जा रहे थे, लेकिन किसी राब्ते की कोई चांस नहीं था। घर वाले परेशान हो जाते हैं, लेकिन थाने नहीं जाते क्योंकि घर की इज्जत का सवाल था। वो उस इज्जत का सवाल था जिस इज्जत को घर ने खुद किसी के साथ भेजा था और मुकम्मल एतमाद के साथ भेजा था। याद रखिएगा कि अमूमन वाक़यात में जो सबसे करीबी होता है, जिसको ऊपर सबसे ज़्यादा एतमाद होता है, वही शामिल होता है। इसी तरह यहाँ पर भी हुआ। इशाल फातिमा उन नौजवानों के साथ चली जाती है। घर वाले परेशान रहते हैं कि शायद ना जाने उनकी बेटी कहाँ है, किसके साथ है, किन हालत में है, लेकिन मालूम नहीं हो पाता। इस दौरान एक और लड़की का भी किरदार सामने आता है। उसका नाम होता है दुआ। ये हम आपको आगे बताएंगे कि उसका किरदार क्या है। बहरहाल इशाल फातिमा चली जाती है। 4 दिन गुजर जाते हैं, 4 रातें गुजर जाती हैं। इशाल फातिमा इन 4 दिन और 4 रातों के दौरान 4 नौजवानों के साथ होती है। उसके साथ वहाँ क्या गुजरती है ये तो भी तहकीकात के बाद पता चलेगा, लेकिन इब्तिदाई तहकीकात में बहुत कुछ बातें सामने आ चुकी हैं। इशाल फातिमा की तबीयत बिगड़ती है और नौजवान उसको एक अस्पताल लेकर आते हैं। अस्पताल में उसको छोड़ते हैं और प्राइवेट अस्पताल में छोड़ के वहाँ से फरार हो जाते हैं। वो सुर्ख रंग की गाड़ी है, सुर्ख की गाड़ी में आते हैं। अस्पताल का कैमरा उसको नोट कर लेता है, सेव कर लेता है, रिकॉर्डिंग कर लेता है और उस कैमरे के जरिए देखा जा सकता है कि इशाल फातिमा व्हील चेयर पर वहाँ पहुँचती है और उसके पीछे वो नौजवान है। इशाल फातिमा की निढाल है, वो नींद मुर्दा हालत में इशाल फातिमा को लेके वो फ़ौरन एमरजेंसी में लेकर आते हैं। वहाँ उसकी मालूमात देते हैं। सबसे अहम बात यह है कि उसमें इशाल फातिमा के घर वालों के लिए वो घर वालों का सही नंबर लिखवा के चले जाते हैं। उस पर वहाँ से वो फरार हो जाते हैं। फिर किसी एमएनए का नाम आता है, जिसके बाद वो जाके पनाह लेते हैं। फिर एमएनए उनको मशवरा देता है कि भाई तुम जाके पुलिस में अपने आप को सुपुर्द कर दो पुलिस के, नहीं तो तुम इनकाउंटर कर दिए जाओगे, और वो पुलिस के हवाले हो जाते हैं। इशाल फातिमा वहाँ पर मौजूद होती है कि उस दौरान वहाँ से एक कॉल जाती है इशाल फातिमा के घर वालों को कि आपकी ये जो बच्ची है यहाँ बहुत बुरी हालत में और आप फ़ौरन यहाँ पहुँचें। ये कॉल करने वाला एक दुआ नाम की लड़की होती है जो कि पहले इशाल फातिमा के लिए फ़ोन करती है हॉस्पिटल को, हॉस्पिटल वालों को एड्रेस बताती है घर का और फिर हॉस्पिटल वाले घर फ़ोन करते हैं। वो दुआ नाम की लड़की भी शामिल तफ्तीश कर दी गई है। उसके बाद इशाल फातिमा को फ़ौरन पुलिस में बुलाई जाती है। पुलिस वहाँ मौजूद होती है, रेस्क्यू 112 के लोग मौजूद होते हैं और इशाल फातिमा को वहाँ से DHQ हॉस्पिटल पहुँचाया जाता है, लेकिन वो जहाँ वहाँ हो जाती है, वो इंतकाल कर जाती है। इशाल फातिमा चली जाती है, लेकिन फिर 4 नाम आते हैं। वो 4 नाम और उसके साथ साथ जुड़े बहुत सारे वाक़यात। इशाल फातिमा को डांसिंग पिल्स खिलाई जाती है। डांसिंग पिल्स एक ऐसी मंशियात
جس میں اپنی تسکین بڑھانے کے لیے وہ منشیات استعمال کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ اشال فاطمہ اس کو پہلے بھی استعمال کرتی رہی ہے, ان نوجوانوں کے ساتھ استعمال کرتی رہی ہے. اس کے علاوہ مختلف کلبز میں جانا اور ایسے پارٹیز میں جانا اس کا معمول تھا, جس کے بعد یہ واقعہ پیش آتا ہے. اس دوران 4 نام آتے ہیں, 4 لڑکوں کے نام آتے ہیں. ان لڑکوں میں خلیل, حسن, حسیب اور عمیر, یہ وہ نوجوان ہیں جو کہ اشال فاطمہ کو لے کے جاتے ہیں اور جن سے اشال فاطمہ کی دوستی ہوتی ہے. جہاں اشال فاطمہ چلی جاتی ہے, پولیس تحقیقات شروع کرتی ہے. ابھی تو تحقیقات میں بہت کچھ سامنے آئے گا. ابتدائی تحقیقات میں یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ اشال فاطمہ کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں کی گئی. البتہ پلز جو اس کو دی گئی ہے وہ کوئی بہت زیادہ تھی, اور وہ جو ڈانسنگ پلز ہے وہ اس نے اس کی شوگر لیول بڑھا دیا, کیونکہ وہ شوگر کی مریضہ تھی. اس کا شوگر لیول بڑھا دیا, اور اس کے بعد وہ جو نوجوان تھے وہ اس کو سنبھالنے کے بجائے, مطلب اس کو اسپتال لے آنے کے بجائے وہ گھبرا گئے, اور انہوں نے اس کی گھر میں ہی ٹریٹمنٹ کرنے کی کوشش کی. اس کو مختلف انجیکشنز دیے گئے, اس کو دوائیں دی گئیں تاکہ وہ کنٹرول میں آئے اور پھر وہ اس کو وہاں پہنچا دیں. لیکن وہ سنبھل نہیں سکی تو اس کو اسپتال لے کے گئے, اور جب تک بہت دیر ہو چکی. وہ نوجوان ہو سکتا ہے کہ وہ کسی غلط خیال سے اشال فاطمہ کو لے کے نہ گئے ہو سکتا ہے کہ کوئی غلط کام نہ کیا ہو, ممکن ہے کہ اشال فاطمہ کی عزت محفوظ رہی ہو. لیکن کیا یہ سوسائٹی میں ہو سکتا ہے کہ ایک لڑکی غیر لڑکوں کے ساتھ اس طرح نکل کے جائے, گھومے پھرے, اور گھر والے مطمئن رہیں, اور جب وہ لاپتہ ہو جائے تب گھر والے پریشان ہو جائیں؟ یہ اشال فاطمہ کا ہمیں سبق ہے. اشال فاطمہ کا تحقیقات جاری ہے, اس میں بہت ساری پہلوؤں کو سامنے رکھا جا رہا ہے کہ وہ منشیات جو ان نوجوانوں تک پہنچتی ہے, جو یونیورسٹی کالجز تک جاری ہے, وہ کہاں سے آ رہی ہے, ڈانسنگ پلز کیا ہے, اور یہ جو ہماری سوسائٹی کا ایک المیہ ہے کہ اس طرح کی یہ اس کو بتانا کہ ہم بہت ماڈرن ہیں, اس طرح کا کیسز لے کر آنا. اشال فاطمہ ایک ایسا کیس ہے جس نے پوری سوسائٹی کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ تمہیں اپنی سوسائٹی اپنی حدود کے اندر رہنا ہے, نہیں تو تمہارا انجام بھی ایسے ہی ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اشال فاطمہ کی مغفرت فرمائے, تحقیقات میں صحیح بات ثابت ہو, پولیس تحقیقات کے بعد ایسی اشال فاطمہ کو بچانے کی حقیقی معنوں میں کوشش کی جائے, اور گھر والوں کو بھی اس میں شامل تفتیش کیا جائے کہ انہوں نے ایسا ماحول کیوں کریٹ کیا جس میں ایک معصوم بچی اس دنیا سے چلی گئی. بہرحال اشال فاطمہ کے حوالے سے کیا ہے رپورٹ, یا آنے والے دنوں میں جب مزید ہوگی تو ہم آپ کو ڈارک ریپورٹ پہ بتائیں گے. آپ سے درخواست ہے کہ ڈارک ریپورٹ کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں ویڈیو کو, کمنٹس میں اظہار کریں, اپنی رائے کا اظہار کریں کہ اس میں اشال فاطمہ کہاں تک قصوروار تھی, اور کہاں تک اس میں اس کے گھر والے قصوروار تھے, یا وہ 4 نوجوان جو اس کو لے کر گئے تھے وہ قصوروار ہیں, یا ہمارا پولیس سسٹم, قانون, یہ سب سے قصوروار ہیں. کون ہیں یہ آپ بتائیں گے. ڈارک ریپورٹ کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں ویڈیو کو, کمنٹ میں اظہار کیجیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.